जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम राजस्थान की जलवायु जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक राजस्थान के स्थिति विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, राजस्थान की जलवायु। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सिलेबस के बारे में। हमारा जो सिलेबस है RAS का और इसके अलावा थर्ड ग्रेड टीचर का, उसमें मानसून और राजस्थान की जलवायु, ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं, एक साथ दे रखे हैं। तो इनको हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, कल हम राजस्थान का मानसून और राजस्थान में ऋतु और वर्षा, इन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जलवायु के बारे में जानेंगे कि जलवायु क्या होती है, जलवायु को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसके बाद हम जलवायु का वर्गीकरण जानेंगे, जलवायु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। तो ये आज हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। कल हम मौसम और ऋतुएं राजस्थान की उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जब पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से बताया था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि देशांतर जो है उसका उपयोग किया जाता है किसी स्थान विशेष पे समय की गणना करने के लिए, लेकिन अक्षांश जो है उनका उपयोग किया जाता है किसी स्थान की जलवायु का पता लगाने के लिए, मौसम का पता लगाने के लिए। इन चीज़ों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जलवायु। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है मौसम और एक है जलवायु। इनमें क्या अंतर है, मौसम और जलवायु? एक तरीके से ऐसे समझिए कि मौसम जो है वो दीर्घ अल्पकालिक घटना है। मौसम कैसी है? अल्पकालिक घटना। और जलवायु जो है वो एक दीर्घकालिक घटना है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जलवायु की जब हम गणना करते हैं किसी स्थान पर, तो लगभग 30 वर्ष का डाटा हम एवरेज में देखते हैं किसी स्थान की जलवायु को पता लगाने के लिए या जलवायु परिवर्तन का पता लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सुबह मौसम बारिश हुई और दिन में धूप निकली तो उस स्थान की जलवायु हम ये कर देंगे कि यहाँ शुष्क प्रदेश बढ़ गया है। नहीं, इसके लिए हम 30 साल का डाटा कलेक्ट करते हैं एवरेज मिनिमम, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं जलवायु का। लेकिन मौसम जो है वो एक अल्पकालिक घटना है। मौसम तुरंत बदल सकता है, जैसे 1 घंटे बाद धूप हो सकती है, उसके 1 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो सकती है। इसलिए जैसे आपने गाना सुना होगा तो इसमें सब उपयोग किया गया मौसम। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हुई थी, इनको पता है कि मौसम बदलता है, जलवायु इतना इजीली नहीं बदलती है। जलवायु के लिए 30-35 साल का हमें इंतजार करना पड़ता है, इसलिए इसमें उपयोग किया गया है किसका? मौसम शब्द का। देखिए, उस दिन मैंने आपको जब पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर, तब मैंने बताया था ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश ये है 23.5 डिग्री अक्षांश। यहाँ हमारे भारत और यहाँ राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा हिस्सा कर्क रेखा के ऊपर से निकलता है। कर्क रेखा निकलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। यहाँ 66.5 डिग्री और ये उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सूर्य वर्ष भर इन दो रेखाओं के बीच में रहता है, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा वहाँ तापमान अधिक होगा। तो जब तापमान अधिक होगा तो उस क्षेत्र को हमने नाम दिया शुष्क प्रदेश या उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांशों के बीच का स्थान, तो इसको हमने नाम दिया उष्ण कटिबंध। इसके बाद यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे कम पड़ता है 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव के बीच में, तो इसको हमने नाम दिया शीत कटिबंध। शीत का मतलब ठंडा कटिबंध और उष्ण का मतलब गर्म, जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है। अब इन दो के बीच में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, यहाँ सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, ना कम पड़ता है ना अधिक पड़ता है। यहाँ कैसा रहता है? तिरछा। तो इसको हमने नाम दिया शीत और उष्ण को मिला के संधि करके क्या शब्द बना? शीतोष्ण। तो ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब बात करते हैं आगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बता चुका
के बारे में हमने 2-3 बार बात की। ये अक्षांश, किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति जो है वो जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री उष्ण कटिबंध में होगा, या और 45 डिग्री अगर जैसे बात की जाए कि 0 डिग्री पर अगर कोई स्थान है उसको हम उष्ण कटिबंध में मानेंगे। अगर कोई स्थान 45 डिग्री पे है तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। इतनी चीज आपके समझ आ रही है। जैसे कोई स्थान 80 डिग्री पे स्थित है तो ये शीत कटिबंध में आएगा। तो जलवायु किससे बदल रही है? अक्षांश से। इसके बाद दूसरी चीज, किसी स्थान की वनस्पति। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप किसी वनस्पति या वृक्ष रहित सड़क पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां आपको गर्मी अधिक लगती है, वहां का तापमान अधिक लगता है। लेकिन वही अगर जैसे सड़क के चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं तो वहां आपको तापमान थोड़ा कम लगता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति तापमान को प्रभावित करती है। जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां तापमान थोड़ा कम रहता है। और इसका उल्टा है कि जहां वृक्ष अधिक होते हैं वहां बारिश अधिक होती है, और जहां बारिश अधिक होती है वहां वृक्ष अधिक होते हैं। इसी प्रकार जहां वनस्पति किसको प्रभावित करती है? जलवायु को, और जलवायु प्रभावित करती है किसको? वनस्पति को। तो दूसरी चीज हमें मिली क्या? वनस्पति। तीसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई या किसी स्थान विशेष की ऊंचाई। जैसे कि तापमान, हमने एक चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट कैसे आती है? कि मान लीजिए कोई स्थान है राजस्थान में, ये समझ लीजिए कि उदयपुर में कोई एक स्थान है जो समुद्र तल से 200 या 300 मीटर की ऊंचाई पे है। वहीं से थोड़ी दूर में सिरोही में एक स्थान है, कौन सा? आबू, जो लगभग 1700 मीटर, 1722 मीटर ऊंचाई पे है। तो यहाँ का तापमान कम होगा, यहाँ का तापमान की अपेक्षा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे तापमान में गिरावट आती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के बाद बात करें समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी कैसे प्रभावित करती है? जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर है अरब सागर, लगभग 3000 किलोमीटर दूर है बंगाल की खाड़ी। अब राजस्थान से इनकी दूरी बहुत अधिक है, तो समुद्र से दूरी राजस्थान को इतना प्रभावित नहीं करती है जितना कि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जो समुद्र तट के जो राज्य हैं या जो स्थान है उनको प्रभावित करती है। जब मानसूनी बारिश स्टार्ट होती है तो इनमें पहले बारिश स्टार्ट होती है क्योंकि ये समुद्र तल से पास में स्थान है। राजस्थान की तरफ आते आते वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके बाद बात करें, एक है जो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने में, अरावली। अरावली, देखिए अरावली राजस्थान को कैसे प्रभावित करती है। आप एक चीज समझिए कि बारिश तब होती है जब बादलों के बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है या मानसूनी हवाओं के बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे जब मानसूनी हवाएं उठती हैं समुद्र तल से, तो अरावली राजस्थान में, अरावली की स्थिति मैंने आपको उस दिन समझाई थी। अरावली राजस्थान में इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है। जब अरब सागर से हवाएं चलती हैं तो ये अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। जब तक कि हवाएं के बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई दीवार है, अगर आप दीवार के साइड में चलते जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दीवार से आप शर्ट भिड़ाएंगे तब जाके आपका ब्लड निकलेगा, खून गिरेगा। तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है? बारिश करने के लिए कोई अवरोध उत्पन्न हो। जैसे कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पे जब हवाएं समुद्र तल से बारिश जल की जो बूंदें होती हैं उनको लेके उठती हैं ऊपर, तब जाके वो पर्वतों से टकराती हैं या अवरोध उत्पन्न करती हैं, तब उनमें नमी अधिक बढ़ती है, वर्षा की बूंदें भारी होती है, संघनन होता है, तब जाके उनसे बारिश होती है। लेकिन अरावली क्या करती है? अरावली अरब सागर के लिए अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। अरावली किसके लिए अवरोध उत्पन्न करती है? बंगाल की खाड़ी के लिए। इसको हम आगे पढ़ेंगे पूरा,
तो इसलिए राजस्थान में जो अधिक बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है मानसून की, उसकी वजह से। तो राजस्थान की जलवायु को कौन प्रभावित करता है, एक एक्स्ट्रा रीजन अपने कारण अपने पास क्या है, अरावली। तो क्या क्या पढ़ा हमने, कि अक्षांश, वनस्पति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, और राजस्थान के संदर्भ में अरावली। अब के बाद बात करें राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। मेनली हम राजस्थान की जलवायु के बारे में दो तरीके से वर्गीकरण पढ़ते हैं। एक वर्गीकरण है सामान्य वर्गीकरण, जो हम तापमान और वर्षा के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा वर्गीकरण है व्यक्तिगत मतों के आधार पर। तो एक है हमारे पास सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में हम तीन लोगों के नाम पढ़ते हैं। एक है कोपेन, दूसरे हैं हर्नथवेट, और नंबर 3 त्रिवार्था। इन तीन लोगों का वर्गीकरण हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य वर्गीकरण की। तो सॉरी, सामान्य वर्गीकरण राजस्थान का जो है वो किया गया है औसत वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर, औसत वर्षा। वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है, जो हमने उस दिन मरुस्थल के बारे में बात की थी, तब मैंने बताया था आपको कि इसका नाम है क्या, शुष्क प्रदेश। तो इसलिए ये कौन सा जलवायु प्रदेश है, शुष्क। ये हो गया हमारा ए, शुष्क। के बाद है बी पे है अर्ध शुष्क, अरावली का जो प्रदेश है को नाम दिया जाता है उप आर्द्र, उप आर्द्र। नंबर 4 है आर्द्र, और नंबर 5 है हमारे पास अति आर्द्र, अति आर्द्र। अब देखिए, ये सामान्य वर्गीकरण जो है ये इसका मेन आधार है वर्षा। तो मैंने आपको जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो अरावली के ऊपर से निकलती है। कितनी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा। तो देखिए, शुष्क प्रदेश जो है इसमें औसत वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर कभी कभी सेंटीमीटर देने की बजाय इसको मिलीमीटर में दे देता है, तो आपको 10 का गुणा करना है उसमें। तो ये, इसके बाद उप आर्द्र में 40 से 60 सेंटीमीटर, 20-20 का गैप है। लेकिन आर्द्र में हम पढ़ते हैं 80 से 120, 40 का गैप लेंगे यहाँ, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। इसके अलावा बाद अति आर्द्र जो है इसमें 120 से अधिक वर्षा। ठीक है, शुष्क प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? जो हमने भौतिक प्रदेश कवर किए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तब उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जलवायु पढ़ते हैं उस क्षेत्र की, वनस्पति पढ़ते हैं, मृदा पढ़ते हैं, इसके अलावा तापमान पढ़ते हैं, वहाँ की कुछ फसलें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिनको मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया था। तो इसीलिए कवर करवाया था कि अगर आप भौतिक प्रदेश टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसमें आने वाले लगभग 3 से 4 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाते हैं। उसी दिन भी मैंने आपको सेम बातें बताई थी कि शुष्क
मरुस्थल जो है उसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए उसका नाम शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क जो है उसमें अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली जो है उसमें उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो पूर्वी मैदान है उसमें आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और हाड़ौती पठार या दक्षिणी भाग है उसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इनमें जिले कौन कौन से आते हैं। तो जो मैं मेनली आपको कुछ जिले बताता हूं जिनसे एग्जामिनर गलती करवाता है, बाकी आप मैप देखेंगे, मैप भरेंगे सॉरी, तो आपको जिले अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन जिन जिलों में गलती करवाता है मैं आपको कुछ जिले बताता हूं। जैसे आर्द्र प्रदेश जो है इसमें कोटा और बूंदी ये आंशिक रूप से आते हैं। कोटा और बूंदी, ये बात आपको याद रखनी है कि आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है उसमें कोटा और बूंदी ये आंशिक रूप से आते हैं। लेकिन सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जो अति आर्द्र प्रदेश है उनमें आंशिक रूप से आते हैं, लेकिन इनका अधिकतर भाग जो है वो आर्द्र प्रदेश में आता है। हम कभी कभी गलती क्या करते हैं कि हाड़ौती समझ के कोटा और बूंदी को अति आर्द्र का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन इनका अधिकतर हिस्सा किस में आता है, आर्द्र में, और कुछ दक्षिणी भाग जो है वो किस में आता है, अति आर्द्र में। तो ये बात याद रखनी है हमको। हमारा जो मेन है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो है व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो इसमें मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से, कोपेन, ग्रेवार्ड था और थॉर्नथवेट। इसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोपेन को वर्गीकरण को समझने से पहले मैं कुछ सामान्य सी जानकारी इस वर्गीकरण के बारे में होनी चाहिए। राजस्थान का वर्गीकरण हम कोपेन का बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोपेन ने जो जनरल वर्गीकरण किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव। अब एक चीज समझिए, कोपेन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे। तो कोपेन ने जो जलवायु का मेन आधार माना है उस वो वनस्पति को माना है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जलवायु को चेक करने के लिए, लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले 1935 1930 इस दौर में इनके पास अधिक संसाधन नहीं थे। तो और ऊपर से ये वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति में इनकी अधिक रुचि थी। तो इन्होंने जो मेन आधार अपना बनाया जलवायु वर्गीकरण का उस वो रखा है इन्होंने वनस्पति को। आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एरिया है जहाँ बहुत अधिक आप वनस्पति देखते हैं, जैसे बहुत अधिक वनस्पति देखते हैं, सघन वनस्पति देखते हैं, तो आप उससे क्या अंदाजा लगाएंगे, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि वहाँ बारिश अधिक होती होगी। तो वनस्पति और जलवायु एक तरीके से कनेक्टेड है। तो या मैं आपसे कहूँ कि कोई आपको एरिया दिख रहा है जहाँ सिर्फ रेत है, जलवायु नहीं है, वनस्पति नहीं है, वनस्पति है भी तो कैसी है, कांटेदार। कैसी वनस्पति है, कांटेदार। तो उससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि वो जलवायु प्रदेश कैसा है, शुष्क जलवायु प्रदेश है, उसमें भी शुष्क में भी कैसा है, रेतीला जलवायु प्रदेश है, और वहां बारिश कैसी होती होगी, बिल्कुल कम होती होगी। तो आपने वनस्पति देख के जलवायु का अंदाजा लगाया। इसी तरीके से कोपेन ने क्या किया, कोपेन ने जो पूरे विश्व की जो वनस्पति थी उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ऐसे ऐसे जहाँ वनस्पति सघन है उनको उन्होंने कुछ नाम दिया, ऐसे इससे जहाँ वनस्पति बिल्कुल नहीं पाई जाती उसको उन्होंने कुछ नाम दिया, ऐसे इससे जहाँ जो कोणीय वन जिनको बोलते हैं, जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं या जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऐसे, तो उसको उन्होंने अलग नाम दिया। तो कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण का मेन आधार था वो था क्या वनस्पति। देखिए कोपेन ने मेनली 5 मुख्य जलवायु प्रदेश बताए थे, जिनको उन्होंने क्या नाम दिए मैं आपको बताता हूं। जैसे इसको हम शुष्क कह रहे थे, इसको हम शुष्क नाम दे रहे थे,
ये हिस्सा, इसको कोपेन ने डिनोट किया ए से। तो आपको याद रखना है, आगे मैं पहले जो 5 मुख्य हैं उनके बारे में बता देता हूं। ए, बी, सी, डी और ई, ये मेन कोपेन के वर्गीकरण थे जलवायु के। तो ए इन्होंने नाम दिया किसको, जो शुष्क प्रदेश में आते हैं या उष्ण प्रदेश में आते हैं। बी को इन्होंने अलग से रखा रेगिस्तान के लिए, क्योंकि रेगिस्तान ठंडे प्रदेशों में भी हो सकते हैं, रेगिस्तान गर्म प्रदेशों में भी हो सकते हैं, शुष्क रेगिस्तान भी हो सकते हैं, ठंडे रेगिस्तान भी हो सकते हैं। तो ए नाम दिया किसको, शुष्क क्षेत्र को। बी नाम दिया किसको, रेगिस्तानों के लिए। इसके बाद इन्होंने नाम दिया सी। सी इन्होंने किसको नाम दिया, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध कह रहे थे। मैंने आपको बताया कि उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, उसके बीच का हिस्सा क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसको नाम दिया कोपेन ने सी, इस भाग को। इसके बाद आगे डी, और ऊंचाई पे जाने पे ई। तो ये थे कोपेन के मेन 5 वर्गीकरण। अब ऐसा होता है कि बहुत सी बार, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा उष्ण कटिबंध में आता है, ये पूरा हिस्सा, और ये पूरा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो क्या यहाँ पूरे शीतोष्ण कटिबंध या पूरे उष्ण कटिबंध में एक प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक चीज समझिए कि जैसे ये कोई महाद्वीप है, यहां मान लीजिए समुद्र है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जलवायु जो है वो समुद्र तट से दूरी पे प्रभावित होती है। तो यहाँ जो इसके तटों पे जो वर्षा होगी उसकी मात्रा अधिक होगी, यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी कम होगी। उसके बाद यहाँ हम आएंगे तो वर्षा की मात्रा थोड़ी और कम होगी। तो एक चीज है कि भले ही अक्षांश एक है, 0 डिग्री अक्षांश पे भी सब जगह वर्षा की मात्रा एक जैसी नहीं होगी, और वर्षा की मात्रा अगर सब जगह एक जैसी नहीं होगी तो वनस्पति भी सब जगह एक जैसी नहीं होगी। तो कोपेन ने 5 जो मेन जलवायु वर्गीकरण किए वो किए अक्षांशीय स्थिति के आधार पे, ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से बी था रेगिस्तान के लिए, ए था शुष्क या उष्ण के लिए, सी था शीतोष्ण, फिर ई, डी और ई। इसके बाद ए में भी कई पार्ट्स थे। ए में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां वनस्पति सघन मात्रा में होगी, कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां वनस्पति कम मात्रा में होगी, कुछ स्थान ए जो है उसी में ऐसे होंगे जहां बिल्कुल वनस्पति नहीं होगी या रेगिस्तान होगा। तो रेगिस्तान के लिए उन्होंने क्या नाम दिया अलग से, बी। अब देखिए इनके आगे जो वर्गीकरण है उनको मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए, कैपिटल ए है, मैंने कहा कि शुष्क या उष्ण कटिबंध में भी कई स्थान ऐसे होंगे जहां बारिश लगातार होती होगी और वहां वनस्पति कैसी होगी, सघन। तो इसके लिए इन्होंने ऐसे स्थान के लिए नाम दिया अलग से क्या, AF। पहले एक चीज समझिए, क्या राजस्थान में ऐसा कोई स्थान होगा जो ए उष्ण कटिबंध में आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्या कोई ऐसा स्थान है जो सी, जो कोपेन ने डिनोट किया, इसमें आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि राजस्थान का आधा हिस्सा, आधा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है और अधिकतर हिस्सा किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो एक चीज आपको समझ में आई कि राजस्थान में उष्ण कटिबंध वाला ए है, शीतोष्ण कटिबंध वाला सी भी है। क्या राजस्थान में रेगिस्तान है? बिल्कुल है। तो बी वाला भी कोई ना कोई हिस्सा राजस्थान में कोपेन के वर्गीकरण का आता होगा। लेकिन क्या शीत कटिबंध की स्थिति राजस्थान में है? नहीं। तो क्या राजस्थान में डी वाला कोई पार्ट होगा? नहीं होगा। क्या राजस्थान में ई वाला कोई पार्ट होगा? नहीं होगा। तो कोपेन के वर्गीकरण में से केवल 3 पार्ट्स राजस्थान में आते हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। अब ए में समझिए कुछ स्थान ऐसे होंगे जो
लगातार जिसमें वर्षभर बारिश होगी, जिसमें वनस्पति सघन होगी। ये मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको काम आएगा आगे जब आप भारत की जलवायु पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि राजस्थान की जलवायु के लिए कोपेन का वर्गीकरण आप रट्टा मार लेते हैं, कौन कौन से जो 4 हैं उनके बारे में अच्छे से रट लेते हैं, उनके स्थान रट लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसे आई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे इसको समझने में, लेकिन फिर ये आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। उसमें शायद आपको भूल जाए तो आप एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि उष्ण कटिबंध में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जिनमें वर्षभर बारिश रहेगी, जिसको हमने कोपेन ने क्या नाम दिया, AF, F स्मॉल, मतलब वर्षभर बारिश। कुछ स्थान ऐसे होंगे जिनमें वर्षभर बारिश नहीं होगी लेकिन मानसून बारिश करता होगा, तो अच्छी बारिश हो रही होगी मानसून की वजह से भी, इसको उन्होंने नाम दिया स्मॉल m। तो वर्षभर बारिश वाला उष्ण कटिबंध का स्थान कौन सा हो गया, AF। मानसूनी बारिश वाला उष्ण कटिबंध का स्थान कौन सा हो गया, AM। कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां बारिश होती है लेकिन सर्दियों में बारिश नहीं होती, उसको उन्होंने नाम दिया शुष्क शीत ऋतु। क्या राजस्थान में ऐसा स्थान है, बिल्कुल राजस्थान में सर्दियों में बारिश नहीं होती है, मावट एक अलग घटना है, लेकिन जनरली राजस्थान में सर्दियों में बारिश नहीं होती है, तो उसको उन्होंने नाम दिया AW। W का मतलब विंटर, मतलब विंटर ड्राई, शुष्क सर्द ऋतु। तो ए में कितने पार्ट्स डिवाइड किए कोपेन ने, 3, कौन कौन से, AF, AM और AW। राजस्थान में इनमें से कौन सा पाया जाएगा, AW। तो हमने एक चीज निकाली कोपेन के वर्गीकरण में से कि राजस्थान में जो कोपेन का A जो उन्होंने वर्गीकृत किया था उसमें से केवल एक हिस्सा पाया जाता है, कौन सा, AW। वो भी कहाँ पाया जाएगा, अब आपके समझ में आएगा कहाँ, A शुष्क और उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध राजस्थान में कौन सा हिस्सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो दक्षिणी भाग। उसके बाद आते हैं हम B। क्या राजस्थान में कोई रेगिस्तानी हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन कोपेन ने बी को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि बी में रेगिस्तान, एक ऐसा रेगिस्तान जो, ठीक है, सबसे पहले तो कोपेन ने बी डिनोट किया रेगिस्तान के लिए, इसमें एक उन्होंने स्मॉल s डिनोट किया, ये किसके लिए था, ऐसा रेगिस्तान जिसमें स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाए। स्टेपी प्रकार की जलवायु क्या होती है, ये हम जब घास के मैदान पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि स्टेपीज एक घास का मैदान है, तो उस प्रकार की जलवायु राजस्थान में कहीं पाई जाएगी, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, S। इसके बाद W, मैंने आपको बताया विंटर ड्राई राजस्थान में होगा, बिल्कुल होगा। स्टेपीज प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जो रेगिस्तान है उसमें मैंने आपको बताया था कि शुष्क जो रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है जीरोफाइट मरुद्भिद प्रकार की, अर्धशुष्क जो रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है स्टेपीज प्रकार की जलवायु। तो BS भी राजस्थान में पाया जाएगा और BW भी, ये हमारे काम के, इनके अलावा BS के या BW के ये भी कोपेन ने वर्गीकृत किए थे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, राजस्थान में नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं C। क्या C राजस्थान में पाया जाता है, उष्ण जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र राजस्थान में आता है, बिल्कुल आता है। शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान में एक अलग से वर्गीकरण किया गया है, किसकी वजह से, गंगा के मैदान के लिए, गंगाटेक प्लेन या गंगा के जो मैदान है उनके लिए एक अलग से नाम दिया गया है स्मॉल g। तो इनको आप याद रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने आपको कि कोपेन ने 5 मेन वर्गीकरण किए थे अक्षांशों के आधार पे, A, B, C, D। इसके अलावा इन्हीं में अंदर वर्षा की जो उपस्थिति है उसके आधार पे वर्गीकरण किया, वनस्पति के आधार पे वर्गीकरण किया, तो AW के अलावा AM या AF। अब आ जाते हैं हम कोपेन के राजस्थान के वर्गीकरण पे। अब मुझे लग रहा है आपको अब चीजें समझ आ गई होंगी, तो अब ये वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या बताया था मैंने आपको, उष्ण कटिबंध वाला कोई हिस्सा राजस्थान में है, बिल्कुल है, तो इसके लिए इन्होंने नाम दिया A और W मतलब विंटर ड्राई। अगर मेंस में मान लीजिए कोपेन का वर्गीकरण आता है तो आप सिर्फ
जिलों के नाम लिख के या वर्षा की मात्रा लिख के नहीं बच सकते हैं, आपको वहां इन शब्द के जो अर्थ है वो समझाने पड़ेंगे। जैसे ए का मतलब क्या है, उष्ण। डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऐसा अर्थ क्षेत्र जो जिसमें विंटर ड्राई है। तो ए डब्ल्यू राजस्थान का दक्षिणी भाग, उष्ण कटिबंध वाला हिस्सा। उसके बाद रेगिस्तान के लिए दो शब्द प्रयोग किए मैंने, उन्हें आपको बताया कौन कौन से, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, के अलावा बी एस एच डब्ल्यू। इनमें अंतर क्या है आपको बताया मैंने, क्या, एस। एस मतलब स्टेपीज प्रकार की जलवायु, जहाँ स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि कोपेन का मेन वर्गीकरण का आधार क्या था, वनस्पति। अब देखिए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। अर्ध शुष्क जो राजस्थान का प्रदेश था या भौतिक प्रदेश था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 मेन डिवाइडेशन थे उनके। कौन कौन से, घग्गर मैदान, ये दो। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश में घग्गर का मैदान आता था वो नहीं आएगा, उसको हटा दीजिए आप। हनुमानगढ़ का कुछ पार्ट आएगा, लेकिन जनरली ये घग्गर प्रदेश इसमें नहीं आएगा। बाकी सेम, इसको मैं अर्ध शुष्क प्रदेश लिख देता हूं, अर्ध शुष्क मरुस्थल लिख देता हूं। अर्ध शुष्क मरुस्थल में एक पार्ट और जोड़ देते हैं हम, कौन सा, घग्गर मैदान। लेकिन वो घग्गर मैदान इसमें नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल में। देखिए जो सामान्य वर्गीकरण था उसकी चीजों को जब अपन कोपेन के साथ जोड़ेंगे तो हमें कोपेन की लगभग सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो प्रदेश है इसको कहा जाता है शुष्क प्रदेश, जिसमें वर्षा होती है कितनी, 0 से 20 सेंटीमीटर। ये सामान्य वर्गीकरण था हमारा। तो जब सामान्य वर्गीकरण में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोपेन के वर्गीकरण में वो वर्षा का आधार या वर्षा कम ज्यादा हो जाएगी। तो कोपेन ने जो BWHW नाम दिया था वो किसको दिया था, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो मरुस्थल है उसको। तो यहाँ वर्षा कितनी होगी, 10 से 20 सेंटीमीटर। इनमें फ्री में पूछता है प्रतिनिधि जिले, तो प्रतिनिधि जिले आपको याद रखने हैं कि BWHW का जो प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, बीकानेर। BSHW या अर्ध शुष्क या स्टेपीज प्रकार की जो जलवायु है, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है नागौर। तो पहले का प्रतिनिधि जिला बीकानेर, दूसरे का प्रतिनिधि जिला नागौर। कैसे याद रख सकते हैं इनको, आपने मथुरे की राड पढ़ी होगी बीकानेर नागौर के बीच में, तो उससे आप याद रख सकते हैं इन दोनों का जोड़ा। कौन कौन से जिले, बीकानेर और नागौर। तो देखिए तीसरा जो हमने पढ़ा था कौन सा, अरावली और पूर्वी मैदान। अरावली और पूर्वी मैदान को मिला दीजिए, कौन सा प्रदेश बन जाएगा, CWG। इसमें वर्षा कितनी होगी, 60 से 80 सेंटीमीटर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, टोंक। तो 3 प्रतिनिधि जिले पढ़े हमने अब तक, कौन कौन से, BWHW का बीकानेर, BSHW का नागौर, इसके अलावा CWG का टोंक। यहाँ जी का मतलब क्या है, गंगेटिक प्लेन या गंगा के मैदान की जो जलवायु है वो। सी का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। तो CWG समझ में आया। अब बात करते हैं AW। AW में W मतलब विंटर ड्राई, A मतलब उष्ण। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ वर्षा की रेखा कितनी है, 80 से 90। इस 90 को हटा दीजिए, ये 80 से लेके और अधिकतम जितनी राजस्थान में वर्षा होती है वो। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो कौन कौन से प्रतिनिधि जिले हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, देखिए बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। बीकानेर, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा। वर्षा की मात्रा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 20 से 40, फिर उसके बाद 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा अरावली वाली, 60 से 80 सेंटीमीटर, उसके बाद 80 सेंटीमीटर से 120 मान लीजिए, या अधिकतम 150 या जो भी राजस्थान में उच्चतम वर्षा होती है वो। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम त्रिवार्था की तरफ। देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण
और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण लगभग समान, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और जो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण है वो लगभग समान सा है, उनके चिन्ह भी लगभग समान से हैं, डिनोट जो हम उनको करते हैं वो, लेकिन कुछ माइनर से इनमें चेंज है, उनको आपको याद रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हमने पढ़ा था क्या, कि जो मरुस्थलीय और शुष्क प्रदेश है इसमें क्या पढ़ा था हमने, BWHW, लेकिन त्रिवार्ता में ओनली क्या है, BWH। अंतिम जो W था उसको इन्होंने हटा दिया। ये त्रिवार्ता जो थे वो कोपेन के बहुत समय बाद में आए थे। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण की जो विस्तृत, जो कोपेन या थॉर्नथवेट या बाकी जो कैंडोल एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भ शास्त्री थे, उनकी जो विस्तृत रूप से जो जलवायु वर्गीकरण उन्होंने किया था उसको उन्होंने एक सामान्य सा जलवायु वर्गीकरण रखा, उनके आधार कम कर दिए, तो इसलिए आपको इनके जो चिन्ह है वो छोटे दिखाई देंगे। तो कोपेन का क्या था, BWHW, त्रिवार्ता का क्या है, BWH, कोपेन का क्या था, CWG, तो इन्होंने नाम दिया क्या, CAW। यहां कोपेन का था BSHW, तो इन दोनों में से तो क्या हटा दिया त्रिवार्ता ने, W को हटा दिया, जो अंतिम रूप से जो W था उसको हटा दिया, इसको इन्होंने सेम रखा, दक्षिणी जो था उसको। इसमें क्या चेंज किया, जो CWG था उसमें G को हटा दिया और C और W के बीच में A डाल दिया, CAW। तो इसको अब इनको नाम क्या क्या दिया उन्होंने, इसको नाम दिया मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश, पता है हमें, तो क्या नाम दिया, अर्ध उष्ण स्टेपीज, ये भी हमें पता है, कोपेन में हम पढ़ के आए हैं। इसको क्या नाम दिया, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये भी पता है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। और ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु, ये भी हम पढ़ के आए हैं। वर्षा सेम रहने वाली है, जो प्रतिनिधि जिले हैं वो इसमें चेंज होंगे, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मैंने आपको क्या बताया था कि जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें से घग्गर मैदान को लेके शुष्क में हम डाल देते हैं, तो लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसलिए उसमें क्या था, बीकानेर आ गया था, लेकिन इसमें बीकानेर का देखिए बहुत ही आंशिक सा तार है, तो इसलिए इसका प्रतिनिधि जिला किसको माना हमने, जैसलमेर को, त्रिवार्ता में। इसके बाद जो BSH है इसका प्रतिनिधि जिला सेम रहने वाला है, नागौर। देखिए यही इसमें हुआ कि टोंक, जो हमने पिछला कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था उसमें टोंक पूर्ण रूप से था, लेकिन यहाँ टोंक आंशिक रूप से है, तो इसलिए इसका जो मेन प्रतिनिधि जिला हुआ वो कौन सा हुआ, सवाई माधोपुर। और इसमें बांसवाड़ा की जगह डूंगरपुर। तो इसके 4 प्रतिनिधि जिले याद कीजिए कौन कौन से हैं, जैसलमेर, इसके अलावा नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर। जैसलमेर मेरे साथ रिपीट करेंगे आप 2-3 बार तो आपको याद होंगे, जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर, किसके, त्रिवार्ता के। उसके बाद बात करें कोपेन की, तो कोपेन के कौन कौन से थे, बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। ये चीज आपको याद रखनी है, इन्हीं माइनर सी चीजों को मिस्टेक करवाता है वो। कोपेन का, त्रिवार्ता का या थॉर्नथवेट का लगभग सभी को वर्षा रेखा याद होती है, उनसे जनरली क्वेश्चन बनते भी नहीं है, और लगभग सबके दिमाग में एक मैप होता है इनका, लेकिन वो माइनर सी मिस्टेक करवाएगा, वो सवाई माधोपुर की जगह त्रिवार्ता में क्या दे देगा, टोंक दे देगा, या कोपेन में टोंक की जगह त्रिवार्ता दे देगा, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगला है अपना थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखिए थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर जितनी बारिश हुई उसमें से जितनी तापमान के कारण भाप बन के गई उसकी दर जो होती है वो वाष्पीकरण दर होती है, उसी के आधार पे वर्षा का निर्धारण होता है। तो देखिए वर्षा, तापमान और वर्गीकरण। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि कोपेन में क्या था, वनस्पति, तो ये आपको याद रखना है कि थॉर्नथवेट और कोपेन में मेन अंतर क्या है, वाष्पीकरण और
किसका? वनस्पति का। कोपेन में तो क्या था? मेन आधार वनस्पति। और इसके अलावा थॉर्नथ्वेट में क्या है? वाष्पीकरण। ऐसी चीजों को आप जरूर नोटिस करेंगे। अगर आपको आरएएस क्लियर करना है या आरएएस मेंस लिखना है तो ऐसी चीजें आप नोट करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ऐसी चीजें जब आप मेंस में लिखेंगे तब आप अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आप जनरल सी चीजें मेंस में लिखने वाले हैं तो आपको नंबर उतने नहीं मिलेंगे। मेंस की मार्किंग बहुत टफ होती है और अब और टफ होती जा रही है। क्वेश्चंस भी इसी टाइप के बनते हैं। अब प्री में भी वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो पहले बनते थे जनरल से, कि 4 जिले दे के पूछ लिया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो अब पैटर्न बदलता जा रहा है तो आपको तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मेन आधार क्या था? वनस्पति। थॉर्नथ्वेट में क्या है? वाष्पीकरण। ये दोनों में मुख्य अंतर है। अब देखिए, पहले इनके शब्द याद करेंगे। जैसे कोपेन में किया हमने BWHW, BSHW, CWG और AW। थॉर्नथ्वेट ने क्या किया? देखिए, थॉर्नथ्वेट ने सीधा रखा। कैसे? ये हमारा 0 डिग्री है तो उसको उन्होंने ए, जैसे कोपेन ने ए के बाद सी, डी, फिर ई। लेकिन थॉर्नथ्वेट ने क्या किया? थॉर्नथ्वेट ने सीधा रखा ABCDE इस तरीके से। देखिए, ये एक है हमारे पास कौन सा? CA-W। CA-W एक है, ये देखिए DB-W और DB-W और DA-W। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो उत्तर में है वो B ऊपर, B बाद में आता है, B ऊपर है, A पहले आता है तो A नीचे है। तो DB-W ऊपर, DA-W नीचे। इसके बाद शुष्क जो प्रदेश था हमारा उसको थॉर्नथ्वेट ने नाम दिया क्या? EA-D, EA-D, DB-W और DA-W। मेरे साथ आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। EA-D, उसके बाद DB-W ऊपर उत्तरी राजस्थान, उसके बाद जो मध्य राजस्थान है ये इनका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कौन सा? DA-W। तो DA-W मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ये सारे इससे किस में आ जाएंगे? DA-W में। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान है वो CA-W। तो देखिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो वर्षा है वो चाहे सामान्य वर्गीकरण हो, चाहे कोपेन का हो, चाहे त्रिवार्था का हो या थॉर्नथ्वेट का हो, तो आपको जिले एक तरीके से माइंड में मैप बना के रखना है कि वर्षा जिलों की सेम रहने वाली है, चाहे वो कोपेन के वर्गीकरण में हो, चाहे फिर वो थॉर्नथ्वेट के में हो, चाहे वो सामान्य वर्गीकरण में हो, या फिर पूछे वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें भी हम लिख सकते हैं क्या? वर्षा। जब हम मानसून पढ़ेंगे उसमें हम क्या लिख सकते हैं? वर्षा। तो वर्षा एक ऐसा फैक्टर है जो आप किसी भी टॉपिक में डाल सकते हैं राजस्थान के भूगोल में। और वर्षा किस किस को प्रभावित करती है? वर्षा प्रभावित करती है भौतिक प्रदेशों को, क्योंकि शुष्क प्रदेश जो है वहां वर्षा होती है बिल्कुल मिनिमम, तो इसीलिए उसमें क्या है? वर्षा मिनिमम होती है और वाष्पीकरण अधिकतम होता है। क्या कहा मैंने? वर्षा होती है मिनिमम और जितनी भी होती है वो उसका भी क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। तो इसीलिए इसमें जलवायु कैसी पाई जाती है? बिल्कुल वनस्पति कैसी पाई जाती है? बिल्कुल कम वनस्पति पाई जाती है, और जो पाई भी जाती है वो कैसी? कांटेदार वनस्पति, जो कि कम वर्षा में स्थिर रह लेती है। तो EA-D ये वो हिस्सा है जहां वर्षा तो होती है बिल्कुल कम और वाष्पीकरण होता है सर्वाधिक। क्योंकि एक चीज आपको और समझनी है कि जब आप कोपेन का अगर मेंस में आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, आप वो आंसर राइटिंग सुधारनी है,
अगर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एग्जामिनर ने पूछा है तो आप उसको जोड़ेंगे किससे, वनस्पति। कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जैसे पूछ लिया उसने कि BSHW के बारे में समझाइए, आप पहले उसमें वर्षा लिखेंगे, जिले लिखेंगे, प्रतिनिधि जिला लिखेंगे, उसके बाद उसको कहाँ लेके आएंगे आंसर को अपने को, वनस्पति की तरफ। इसी तरीके से अगर आप थॉर्नथवेट का लिख रहे हैं तो आप वर्षा लिखेंगे, इसके अलावा वनस्पति भी आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखनी है, लेकिन उसमें क्या डालेंगे आप, वाष्पीकरण, क्योंकि थॉर्नथवेट का जो सबसे मेन जलवायु का वर्गीकरण का आधार था वो क्या था, वाष्पीकरण। तो थॉर्नथवेट अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे उसमें, वाष्पीकरण। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप मेंस में आंसर राइटिंग को क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इतना टाइम आपको इन चीजों को समझाने के लिए लिया। तो देखिए EA-D, DB-W और DA-W। DA-W ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी अपेक्षा अधिक वाष्पीकरण होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेंगी वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, जहां तिरछी पड़ेंगी वहां वाष्पीकरण कम हो। ये क्षेत्र है यह सर्वाधिक वाष्पीकरण, क्यों, क्योंकि यह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन यहाँ वर्षा वाष्पीकरण दर की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ वनस्पति अच्छी पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ वर्षा कम होती है, किसकी वजह से, मैंने आपको बताया अरावली की वजह से। यहाँ वर्षा किसकी वजह से होती है, अरावली की वजह से। ये अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अरावली के, जैसे यहाँ अरावली है, यहाँ से अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा आई, तो सारी बारिश कहाँ हो जाती है, इस क्षेत्र में हो जाती है। इसके अलावा जो अरब सागर वाली शाखा आती है उससे यहाँ कुछ बारिश हो जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ कुछ बारिश हो जाती है, लेकिन ये क्षेत्र जो है, ये इधर वाला क्षेत्र, ये कैसे अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो यहाँ बारिश कम होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा, तो इसलिए EA-D में सबसे कम वर्षा होगी। EA-W वाष्पीकरण अधिक होगा लेकिन वर्षा भी अधिक होगी। DB-W में वर्षा अधिक होगी, वो वर्षा कम होगी लेकिन वाष्पीकरण भी कम होगा। DA-W EA-D की अपेक्षा अधिक वाष्पीकरण और इसकी कम वाष्पीकरण और इसकी अपेक्षा अधिक वाष्पीकरण। वर्षा इसकी अपेक्षा कम और इसकी अपेक्षा अधिक और इसकी अपेक्षा कम। तो मैं यहाँ आपको एक चीज बस सिंपल सी समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको जिले याद नहीं करवाना चाह रहा या कुछ भी याद नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज मेंस के लिए बता रहा हूँ थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण में, कि आप इसमें आंसर राइटिंग अगर करेंगे तो इसको आप किससे जोड़ेंगे, वाष्पीकरण से जोड़ेंगे, वर्षा से जोड़ेंगे। तो बस इतना मेरा एम था इसको समझाने का। तो ये हुए हमारे कौन कौन से, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जलवायु वर्गीकरण, जलवायु पढ़ी, जलवायु वर्गीकरण पढ़े, थॉर्नथवेट पढ़ा, कोपेन पढ़ा और त्रिवार्ता पढ़ा। अब अगर कोई आंसर राइटिंग करना चाहता है मेंस की स्टार्ट, तो मैंने आज से आपको ये क्लास आपको 2 बजे मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मिली होगी। इसके बाद 7 बजे आज से हम मेंस के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, लोक प्रशासन। मेरा टारगेट है कि आपका जब प्री का नोटिफिकेशन जब भी अक्टूबर नवंबर जब भी आता है, तो उससे पहले मैं कुछ मेंस के ऐसे सब्जेक्ट जो केवल मेंस में आते हैं, जैसे कि लोक प्रशासन है, एथिक्स है, स्पोर्ट्स योगा, या जितने भी जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, या हिंदी इंग्लिश, उनको अक्टूबर नवंबर या जब भी प्री का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले कंप्लीट करवा दूँ, जिससे कि आप जो नोटिफिकेशन के बाद मेंस के लिए प्री के लिए जो 3 से 4 महीने मिलेंगे उसमें पूरी तरीके से प्री पे फोकस करें, लेकिन आपका सिलेबस मेंस से प्री के नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि आपने एक चीज पता नहीं आप ने नोटिस किया कि नहीं, यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं आप उनको देखना कभी, क्योंकि यूपीएससी का कैलेंडर फिक्स रहता है, तो इस चक्कर में उनकी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो क्योंकि यूपीएससी प्री से मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का टाइम देती है, 3 से 4 महीने का। आरपीएससी ने भी इस बार 3 से 4 महीने दिए, एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया, टाइमिंग बता के कि नोटिफिकेशन दे चुके थे हम, तो इसलिए अब जब 3 से 4 महीने एग्जाम के लिए मिलने हैं प्री के बाद, प्री के रिजल्ट के बाद, तो आपको उतने समय में तो मेंस की तैयारी हो नहीं सकती, 25 से 26 सब्जेक्ट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्री के नोटिफिकेशन से पहले आपको लगभग जितनी भी मेंस की ऐसी सब्जेक्ट हैं जो प्री में नहीं आती है उनको कवर कर लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करवाऊंगा, मैं आपको अभी 7 PM डेली कोविड की क्लास आपको मिला करेगी,
उसके बाद जब हमारा पवेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एथिक्स, फिर हिंदी इंग्लिश और फिर 6 छोटे सब्जेक्ट। इस तरीके से 3 से 4 महीने में लगभग मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और इधर एक तरफ हम प्री की एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 जो मेन सब्जेक्ट है, और साइंस, इनको हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से एक बार अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक मान लीजिए अपना प्री मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन सिर्फ 3 से 4 महीने प्री की तैयारी करेंगे, और जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम 3 से 4 महीने ओनली मेंस की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने आज पढ़ाया आप उसको एक बार दिमाग में सोचिए, उसको रिवाइज कीजिए, चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आपको भौतिक प्रदेश जो है उनको कनेक्ट करना है, किससे, जलवायु प्रदेशों से, जलवायु प्रदेशों को कनेक्ट करना है भौतिक प्रदेशों से, भौतिक प्रदेशों को जब आप आगे मृदा का टॉपिक पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, उनसे भी कनेक्ट करना है। तो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, चीज़ों को जोड़ना सीखिए। इससे क्या चीज़ें कम होंगी। जब हम ज्योग्राफी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके होंगे, राजस्थान ज्योग्राफी, तो मैं आपको 3 से 4 मैप दूंगा, उन मैप से आप पूरी राजस्थान ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हैं, ये मुझे भरोसा है। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू।